नमस्कार। नमस्कार, मैं हूँ रेखा। मैं हूँ ऋचा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम बिहार बिहान में। जी हाँ दोस्तों, एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है और ऋचा, जैसा कि हम हर सुबह अपने विशेष मेहमान के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित हो जाते हैं दोस्तों, तो आज भी अपने विशेष मेहमान के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित हो चुके हैं। जानेंगे अपने विशेष मेहमान से जुड़ी कुछ खास बातों का जिक्र करेंगे और साथ ही कई ऐसी बातें हैं जो हम आपसे बताने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और सुबह की जैसे शुरुआत हो चुकी है और हम हमेशा जो है अच्छे शब्द, अच्छे वाक्यों से हम सुबह की शुरुआत करते हैं, अच्छे विचारों के साथ सुबह की शुरुआत करते हैं। और इसमें हम हमेशा देखते हैं कि आप जब प्रगति के राह पे चलते हैं तो आप कोशिश करें कि आप अपने विचारों को एक नया आयाम तक पहुंचाएं, क्योंकि जितना आप अपने कामों पर ध्यान देते हैं उतने अपने विचारों पे भी ध्यान दें। तो चलिए हम अपना पहले सेगमेंट में चलते हैं और देखते हैं कि आज का अनमोल वचन क्या है। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। कार्यक्रम में अब आगे का रुख करेंगे और आपको लिए चलते हैं अपने विशेष मेहमान के पास। जैसा कि हमने शुरू में आपसे जिक्र किया था कि आज हम बातें करेंगे अपनी लोक संस्कृति की, अपनी भोजपुरी की, उन तमाम अपने लोक संस्कृति की बात करने की कोशिश करेंगे जो जुड़ी है हमारे धरोहरों से। आइए स्वागत करते हैं, आज हमारे बीच हैं प्रमोद कुमार जी। नमस्कार प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप कई क्षेत्रों में कार्यरत हैं, कई क्षेत्रों में आप काम कर रहे हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आपने एक लंबा समय दिया है। बावजूद इसके यदि हम बात करें तो हमारे जो साहित्य है, हमारी जो संस्कृति है, उससे आपका एक बेहतर जुड़ाव है। चटनी संगीत के लिए आप काम कर रहे हैं, तो क्यों ना बातचीत के सिलसिले को हम लोग आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, हम सर शुरू से शुरुआत करते हैं अपने बचपन के बारे में। आप अपने प्रारंभिक पढ़ाई के बारे में हमें बताएं, कैसे आपने शुरुआत की। देखिए, मेरी मेरा जो इनिशियल जो एजुकेशन रहा, प्राइमरी या मिडिल जो है, वो मेरा बिहार में ही रहा। बट उसके बाद मैं ग्रेजुएशन जो हुआ, मैं दिल्ली में चला गया और फिर वहीं पे ग्रेजुएशन के बाद मैं अपना पत्रकारिता में आ गया। उसके बाद थ्रू आउट मैं वहीं पर रहा, लगभग 25-26 साल मेरा पत्रकारिता का जो दौर है वहीं पे रहा, दिल्ली में ही। उसके बाद अब मैं यहाँ पे आया हूँ पटना में। और इस तरीके से आपने कार्यक्षेत्र में शुरुआत की। चूँकि आपने लंबा समय दिया है, आपने बताया है कि आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य किया है। यदि हम बातचीत करें अपने साहित्य से, अपने संस्कृति से लगाव और जुड़ाव की, आपने चूँकि चटनी संगीत पर बेहतर कार्य किया है, तो मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप ये ज़रूर बताएं, क्योंकि वो जानना चाहेंगे, हमें भी जानने की इच्छा है कि क्या है ये संगीत, क्या है, कहाँ से जन्मा, कहाँ से इजाद हुआ और किस तरीके से लोगों के बीच में ये प्रचलन में आया, इसके विषय में बताएं। देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्या हुआ था, जब ब्रिटिश यहाँ पर आए थे तो कुछ वो लोग मतलब लोगों को लुभावने प्रोमिसेस कर करके वो लोग बाहर से आए। स्पेशली कुछ तो जो ब्रिटिश या डच जो थे वो बाहर से आए, करीबियाई देशों से, और वो लोग आकर वहाँ पे मतलब यहाँ भारत में जो किसान थे, जो कि लगान से काफ़ी परेशान हो चुके थे, उन लोगों को एक झूठा प्रॉमिस वादा करके कि चलो यहाँ से अच्छे काम मिलेंगे, वहाँ पर चलो तुम लोग। तो उसमें वो लोग बिहार से और ईस्टर्न यूपी से, मतलब भोजपुरी और अवध के क्षेत्र से लोगों को लेकर गए। वहाँ पे जाने के बाद जब वो लोग 4-4, 5-5 महीने लग जाते थे उन लोग को जर्नी में, क्योंकि 7 समंदर पार जाना होता था और एक एक जहाज़ पे मतलब 400, 500, 300 ऐसे लोग होते थे। और वो जो जर्नी का जो एक पीरियड होता था उसमें ऐसे भी होते थे कि 5, 6, 7 लोग का डेथ भी हो जाता था, क्योंकि 4 महीने का बहुत लंबा पीरियड होता है। और वो लोग बेचारे परेशान होकर अपना गए वहाँ जाने के बाद उनको लगा कि वो लोग तो फंस चुके हैं, क्योंकि उनको गिरमित मजदूर बनाकर ले जाया गया, जिनको कि बुलाया जाता है गिरमितिया, इंडेंचर्ड लेबरर। वहाँ पर गए, कोई न एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट को गिरमित वो लोग बोले, तो ना कोई एग्रीमेंट हुआ उस ढंग से ना कुछ, और फिर जाके वहाँ पे वो लोग फंस गए। वहाँ पे बेचारे वो लोग काम करना शुरू किए, गन्ने की खेती में अपना उन लोग से काम करवाया गया। अब उसके बाद एक स्टेज ऐसा आया कि उन लोग को लगने लगा कि
अब जाने का कोई स्कोप है नहीं। जी। देन फिर उसके बाद उन लोगों ने डिसाइड किया कि चलो अब कुछ अपने कल्चर को, कुछ संस्कारों को, अब उस समय होता क्या था कि एक जहाज पर जो लोग जाते थे उनको जहाजी बोलते थे। जैसे ये बोला जाता था कि ये मेरा जहाजी है। उस समय मतलब वहाँ पे जाने के बाद सब कुछ खत्म हो चुका था। मतलब क्या किसका क्या जाति धर्म वो सब कोई मायने नहीं रखता था। जो एक जहाज में हो गए वो बस सारे फैमिली टाइप के बोल लीजिए या ये बोल लीजिए, यूनिटी अपना हो गया और एक जहाजी बन सही गया। बात है। मतलब एक सफर में यदि आपको 4 महीने 5 महीने एक साथ रहना है तो संगी साथी को लोग जहाजी बोलते हाँ, थे। जी, आगे आगे जहाजी बताएं। बोले वो लोग। फिर वहाँ पर गए अपना वो लोग जाकर अपना कल्चर को, क्योंकि कुछ न कुछ तो उन लोग को था कि भाई हम लोग अपने कल्चर को रिवाइव करें। अगर यहाँ पे आए हैं तो जीने का कुछ तो थोड़ा सा ऐसा हो जिससे कि हम लोग को सुकून मिले। तब जाकर वहाँ पे उन लोगों ने कुछ जो भोजपुरी और अवधी जो संगीत था उसको गाना बजाना शुरू किया ग्रुप में बैठ के, और अपने साथ मिलकर कहीं ना कहीं अपने डिफरेंट इस पे लोकेशंस पे लोग अपना गाना बजाना चालू किए। और बहुत बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स होते थे। मतलब आज भी अगर आप जाइएगा, खैर आज तो अब बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा हो गया, हाईटेक हो गया है, बट उस टाइम में बड़ा बेसिक होता था। हारमोनियम, धनताल और थोड़ा बड़ा झालुल हो गया तो हो गया। ये 3 इंस्ट्रूमेंट पे वो लोग अपना संगीत शुरू किए। उसके बाद संगीत चालू हुआ तो वहाँ पे क्या हुआ कि फिर लोकल कहीं कहीं वो लोग मिक्स किए कुछ लैंग्वेज। जैसे सूरीनाम में गए तो वहाँ का कुछ लोकल मिक्स हुआ, मॉरिशस में गए मॉरिशस का हुआ, गुयाना गए गुयाना में हुआ। तो इस टाइप से सब वो लोग अपना मिक्स किए तो वो होकर फिर चटनी बन गया। उसमें क्या हुआ कि टोबैगो त्रिनिडाद एक जगह है जहाँ पे कि आज भी हमको लग रहा है कि 40% पॉपुलेशन इंडियन ओरिजिन का है। तो वहाँ पे जाने के बाद एक बहुत पॉपुलर एक मतलब यहीं से इंडियन ओरिजिन के ही थे, सुंदर पोपो। उन्होंने इस पर मतलब अपना कार्य करना शुरू किया और पहला गाना उन्होंने फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी को वहाँ के अंग्रेजी से मिक्स किया, मतलब इंग्लिश से मिक्स किया, थोड़ा सा उसमें इंग्लिश भी है। और उसके बाद क्या हुआ कि बस वही चटनी संगीत उस ढंग से ओरिजिन उसका हुआ और उनको सुंदर पोपो को बोला जाता है फादर ऑफ चटनी म्यूजिक इन द वर्ल्ड। उसके बाद संगीत मतलब गाने जो हैं, संगीत जो है वो ऑलमोस्ट पूरे सारे करीबियाई देश में ये चटनी संगीत से पॉपुलर हो गया। तो मेरा एफर्ट यही है कि आज जो लोग 150 साल 100 साल पहले 150 साल पहले जो यहाँ से गए लोग वहाँ बनकर गिरमित मजदूर बन के, आज भी वो लोग बड़े अटैच्ड फील करते हैं अपने आप को इंडिया से। उनको ये लगता है कि मतलब इंडिया से किसी को भी देख लेते हैं ना तो उनको बड़ा सुकून लगता है कि कोई अपना मिल गया। तो मैं वही मेरा मानना ये है कि आज अगर आप कहिए कि भारत से बाहर अगर भारतीयता जिंदा है तो उसमें भोजपुरी का बहुत बड़ा रोल है, खास तौर से ये करीबियाई देशों में। जी जी जी। तो ऐसे ही फिर मुझे लगा कि अब इसको यहाँ भी लाया जाए थोड़ा सा। वो लोग चाह रहे हैं कि वो कनेक्ट दोबारा इस्टेब्लिश हो। वैसे तो वो लोग बहुत अच्छे से ही मतलब उन लोग को हर चीज़ पसंद है, बड़ा अच्छा लगता है कोई मिलता है तो एक चाहते हैं कि कम्युनिकेशन हो, थोड़ा सा वो जो क्लोजनेस है बढ़े। तो उसी में मेरा एक एफर्ट रहा कि चटनी संगीत को यहाँ पे हम देखे शुरू करें। ये एक मेरा प्रयास है, अब देखते हैं। तो आपका इस फील्ड में कब आना हुआ और आपको कैसे लगा कि ये हमारी पसंद की, क्योंकि बहुत सारे म्यूज़िक के फॉर्म हैं, तो आपने चटनी संगीत ही क्यों चुना? मैडम देखिए, बहुत क्लियरली ये है कि आई एम नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर। मैं प्रोफेशनल सिंगर हूँ नहीं। मैं जैसा कि बताया कि पत्रकारिता में रहा, लेकिन उस पूरे दौरान मुझे ये ज़रूर लगता रहा कहीं ना कहीं कि कुछ चीज़ें मिसिंग है और यहाँ पे किया जा सकता है। और बाहर जो है यहाँ से मतलब इंडिया से बाहर जो है लोग बड़ी होप के साथ हम लोग को देखते हैं, और ख़ास तौर से जो इस ओरिजिन के जो लोग गए, तो उसको लेकर मैं कुछ न कुछ ऐसा शुरू किया कि अपने लिखावट से ही कि लेखनी से अपना मैं कुछ कर सकूँ तो करता हूँ। कुछ दोस्त बनते गए उसमें। मैं बहुत सारे जो डिप्लोमेट्स हैं, राजनयिक लोग जो हैं, उनके कांटेक्ट में भी आया। तो उस ढंग से क्या हुआ कि
वो क्लोजनेस बढ़ती गई। उसके बाद फिर मैं अपना स्टार्ट किया। मैंने पहला जो गाना लिखा था वो लिखा था सात समंदर पार भोजपुरिया धाम। उसका अगर मैं आपको एक पैरा सुनाऊं तो आपको अच्छा लगेगा सुनकर कि देख रे बबुआ पोर्ट स्पेन, फीजी और सूरीनाम, हॉलैंड और पोर्ट लुइस बा सब भोजपुरिया धाम। खाई के किरिया माई के पर मोदवा बतावे, देशवा विदेश हो गई अरे रंग रे जावा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि कैसे भोजपुरी माई बोल रही है कि मैं अपने देश में ही थोड़ा सा, हमको ऐसा नहीं कि वहाँ से कम है, बट ये है कि थोड़ा सा एक रिस्पेक्ट जैसा और मिलना चाहिए, जो एक एफर्ट और होना चाहिए, थोड़ा सा और ज़रूरत है। तो ये मेरा पहला गाना था, वहीं से शुरुआत हुआ मेरा। जी प्रमोद जी, यदि हम बात करें, चूँकि जैसा आपने बताया कि एक लोगों के साथ आपकी मुलाकात होती चली गई और एक जो मन में ख्याल है, मन में जो एक भावना है वो आपकी आती चली गई कि नहीं मुझे इस संगीत पर फोकस करना है। आपने बताया भी कि आपने गीत भी लिखे हैं। यदि हम बात करें, क्या ऐसी खासियत थी इस चटनी संगीत में, आपको क्यों ऐसा लगा कि नहीं मुझे इस पे काम करना चाहिए, मुझे इस संगीत को लोगों के बीच में लाना चाहिए? ऐसी क्या खासियत दिखी आपको? देखिए, मैं शुरू से रहा एक अंग्रेजी पत्रकार, लेकिन भोजपुरी मेरा मदर टंग है। तो ये जरूर है कि मदर टंग से वो लगाव है, और वो चीज़ हमेशा, जो मदर टंग है ना, वो हमेशा आपको कहीं ना कहीं अंदर आपको एक ऐसा मतलब एहसास दिलाएगा कि कुछ न, अगर कहीं कुछ नहीं हो सकता है तो कुछ कर सकते हो तो कर दो मदर टंग के लिए। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि जो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए वो उस एफर्ट में कमी है। तो फिर मुझे लगा कि चलो अगर कुछ हम इस पे लिख के, लोगों से बात करके कुछ और रिसर्च करते हैं, तो इस पर करके अगर किया जाए तो उसमें मेरा एफर्ट अगर थोड़ा सा भी उस डायरेक्शन में उसका रिजल्ट कुछ पॉजिटिव होता है तो मैं अपने आप को बड़ा मतलब ये समझूंगा कि हाँ मैंने कुछ किया अपने मदर टंग के लिए। तो एक जो मेरा बेसिक वही था कि कहीं ना कहीं कुछ मुझे लग रहा था कि मिसिंग है, तो उस चीज़ को मैं बस सोचा कि चलो जो भी हो सकता है मैं कर सकता हूँ, उस चीज़ को करूँ। जी, ये रहा था मेरा बेसिक एफर्ट। जी, जैसा कि आपने सर अभी कहा कि जो बिहार या फिर इंडिया से जो लोग बाहर जाते थे, वो यहाँ क्या अब जो उनका मातृभाषा था उनको वो साथ लेके जाते थे, और फिर जो वहाँ पे जो लोग ऑलरेडी थे उनकी जो मदर टंग थी, तो दोनों को मिक्स करके जो एक फॉर्म बना वो चटनी संगीत हुआ। हाँ, वहाँ का मदर टंग मत बोलिए, बेसिकली इंग्लिश बोलिए, इंग्लिश, कुछ सूरीनाम में कहीं कहीं कुछ थोड़ा सा डिफरेंट लैंग्वेज है तो वो रहा, तो उस टाइप से मिक्स होकर वो चटनी बना। मतलब प्योरली ये नहीं कि वहाँ का जो लैंग्वेज रहा उसको, बेसिकली इसमें मैक्सिमम इंग्लिश ही मिक्स है, तो वही मिक्स करके अपना चटनी संगीत बना। उसके बाद गाना चलता गया। आप लोग शायद बहुत मतलब सुने होंगे, एक बड़ा पॉपुलर गाना है सुंदर पोपो का, जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत पॉपुलर हुआ था, और फर्स्ट उन्होंने ही इस गाने को मॉडिफाई करके गाया था, फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी। जी, जी। तो उसमें आप देखिएगा कि एक गाने के बाद एक पोर्शन आ रहा है जिसमें कि ये है कि मी एंड माई डार्लिंग वर फ्लाइंग इन अ प्लेन, द प्लेन, मतलब इस टाइप से है कि कैसे वो कैसे बनी कैसे बनी हो रामा कैसे बनी, फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी। अब देखिए अंग्रेजी आएगा, मी एंड माई डार्लिंग वर फ्लाइंग इन अ प्लेन, द प्लेन caught a fire and we fell into a cane, कैसे बनी। तो इस टाइप से मतलब अंग्रेजी मिक्स होता था। और सुंदर पोपो ने तो बहुत सारे ऐसे गाने गाए जो कि बड़ा पॉपुलर हुआ वर्ल्ड वाइड। जी प्रमोद जी, यदि हम बात करें तो एक फ्यूजन जो रहा है, हाँ, फ्यूजन जो रहा संगीत का, उसे हम चटनी संगीत के रूप में भी देखते हैं। हाँ। चूँकि आपने बातचीत की संगीत का, जो चटनी संगीत का जो प्रभाव है वो सिनेमा पर, हमारे भारतीय सिनेमा पर, हिंदी सिनेमा पर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आपने शुरुआती दिनों की बात बताई, ये एक गीत बताया जो अभी मुझे लगता है कि हमारे दर्शक पहले नहीं जान रहे होंगे कि इस संगीत को क्या कहते हैं। तो भारतीय सिनेमा पर, भारतीय संगीत पर इस संगीत का कितना बड़ा प्रभाव है, इसके विषय में आप कुछ बताना चाहेंगे?
देखिए, भारतीय सिनेमा पे आप चटनी का जो चटनी संगीत का जो क्रूशियल पार्ट है वो है भोजपुरी, क्योंकि बिना उसके चटनी संगीत का आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो जो भारतीय सिनेमा की बात है, मैंने अपने पूरे इस रिसर्च के दौरान यही पाया कि 62-63 में एक मूवी रिलीज हुई थी, फर्स्ट जिसको कि बोला जाता है। उस वैसे तो उसके पहले भी एक कोई डॉक्यूमेंट्री बना था, बट प्रॉपर जो मूवी था, गंगा मैया तो होके पियरी चढ़ई वो, जी जी। वहाँ से भोजपुरी जो सिनेमा, मतलब भोजपुरी की जो एंट्री हुई सिनेमा में, वहाँ से स्टार्ट हुआ। और उस मूवी का आप समझ लीजिए कि प्रोडक्शन में हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनका बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने ही पूरा इनिशिएटिव लिया, और फिर उसके बाद वो मूवी का प्रोडक्शन हुआ। उस मूवी में आप ये समझिए कि लता जी और मोहम्मद रफ़ी जैसे लोगों ने गाने गाए, और बहुत ही पॉपुलर हुआ वो मूवी। उसके बाद उस मूवी के बाद एक मूवी और आया, विदेशिया। जी। विदेशिया मूवी अदरवाइज तो वो मतलब किसी और इस पे था, बट उसमें जैसे कि एक बोला जाता है कि भोजपुरी का जिनको शेक्सपियर बोला जाता है, भिखारी ठाकुर, तो उनका एक गाना भी उस पूरे मूवी में था। तो उस ढंग से मैं वही बता रहा हूँ कि सिनेमा की शुरुआत 1960, मतलब भोजपुरी की एंट्री इंडियन सिनेमा में 62-63 में हुआ। जर्नी वो चला, अच्छा खासा चलता रहा शुरुआती दौर में। फिर बाद में थोड़ा सा एक लल का पीरियड आया, लेकिन अब तो चल ही रहा है, अच्छा ही है। और वर्ल्ड वाइड यहाँ के जो सिनेमा सब जो प्रोड्यूस हो रहा है, वो पूरा विश्व उसको देखता है। इनफैक्ट मतलब जो करेबियाई देश में लोग हैं, जहाँ भोजपुरी स्पीकिंग जो लोग जहाँ पे रह रहे हैं, तो काफ़ी लोग देखते हैं और बहुत पसंद करते हैं, और आज तो अच्छा खासा इसका इम्पैक्ट है जी। तो इसको सीखने के लिए एक इंस्टीट्यूशन, कोई भी संगीत को सीखने के लिए एक इंस्टीट्यूशन होता है। तो अगर कोई युवा अगर चटनी संगीत में अपने आप को रुचि रखते हैं, तो वो किस प्रकार इसकी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं? इसमें देखिए, कोई ऐसा आपको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग और मतलब कोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें सिंपल ये है कि अगर आपको गाना है, तब तो आपको एक सिंगर होना होगा, एक जो प्रोफेशनल सिंगर की जो क्वालिटी होती है। क्योंकि देखिए, सुर ताल लय सब एक ही है, सिर्फ थोड़ा सा लैंग्वेज डिफरेंट है। तो लैंग्वेज अगर डिफरेंट है, तो वो आप उसको आराम से, अगर आप उस लोकल लैंग्वेज, अब अगर लता मंगेशकर भोजपुरी गाना गा सकती है, तो वो ऐसा तो कुछ नहीं है कि उन्होंने कोई डिफरेंट उसके लिए ट्रेनिंग लिया होगा या कोई कोर्स किया हो या वॉट एवर। तो वही मैं बता रहा हूँ कि आपको एक बस, अगर सिंगर बनना चाहते हैं तो यू हैव टू बी अ प्रोफेशनल सिंगर। उसके बाद आप अपना गाना गाइए। अगर अच्छा लिखने वाले लोग मिल जाए, लिरिसिस्ट आपको अच्छे मिल जाए, तो लिखवा के अपना कोई भी गा सकता है। उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेनिंग कुछ स्पेसिफिक चाहिए। जी प्रमोद जी, चूँकि आपने बताया कि आपने लिखा है, आपने भोजपुरी में लिखा है, बेसिकली आप इंग्लिश जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, लेकिन भोजपुरी से एक लगाव जो है, जैसा कि आपने शुरू में ही बताया कि आपकी मातृभूमि है और आपका जो लैंग्वेज है वो भोजपुरी है। कुछ और सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जो आपने लिखा है, और उसके अंदर का जो मर्म है, उसके अंदर का जो जुड़ाव है हमारे लोक साहित्य और चटनी संगीत से, कुछ और सुनाना चाहेंगे क्या? देखिए, अभी जैसे रिसेंट में आप लोग सब लोग को पता ही होगा कि एक इशू जो है कि बड़ा मतलब अंदर से झकझोर रहा है, जो आम आदमी को है। स्पेशली मैं अगर बात करूं, फीमेल फिटिसाइड, भ्रूण हत्या जो हो रहा है, तो वो बड़ा मुझे मतलब कहीं ना कहीं हमेशा वो चीज़ डिस्टर्ब किया है। और उसके बाद क्या हुआ है कि आप रिसेंट में इधर देखेंगे कि बिहार में कुछ जो फिगर्स आए, कुछ अभी डिस्ट्रिक्ट्स के, वो बड़ा मतलब क्या बोला जाए उसको, चिंताजनक है, जिसको इट्स अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। क्योंकि जिस ढंग से सेक्स रेशियो जो है घट रहा है, वो बड़ा मतलब मुझे एक पिंच किया। तो उस पर मैं सोचा कि एक अपना कुछ लिखूं, 2 लाइन, मतलब कुछ उस पर लिख के आप लोग को अपना उसका 2-3 लाइन में सुनाना चाहूँगा, जो कि
बड़े मतलब मैंने उसको एक उस दर्द को फील करके लिखा है कि कैसे लोग जो हैं, एक यहाँ पे मर्डर होता है तो इतना बवाल बनता है, लेकिन ये तो बड़ा कंसिस्टेंटली इसको मतलब अजीब टाइप से ये चल रहा है ये प्रोसेस, एंड कोई इसको उस ढंग से मतलब बॉदर नहीं कर रहा है। और ख़ास तौर से ये हम लोग को चेंज लाना होगा, अपने जो माइंडसेट है सोसाइटी का ये है, सोच जो है उसको बदलना होगा। तो वही मैं आप लोग को सुनाना चाहूँगा। मैं चीख सुनाऊँगा उसकी, मैं चीख सुनाऊँगा उसकी, जो परी यहाँ मजबूर सी है। कैसा ये मंजर कत्ल का देखो, जहाँ दंड बिना कसूर का है। अब आगे मेरा सुनिएगा इसमें। लाल खाती लाल हो जाई, लाल खाती लाल हो जाई, अम्मा तोहर हाथावा, डोंट किल मी ओ अम्मा, दोष लागी माथावा, डोंट किल मी ओ अम्मा, दोष लागी माथावा। देखिए एक बच्ची अंदर कैसे बोल रही है, खून से ही खून होता, खून से ही खून होता, दिन रात दोपहरवा, पापा काहे चुप बाणे, होता बेटी के मर्डरवा। आला बनल भाला देखो, आला बनल भाला देखो, भइल कैसन समाजवा, डोंट किल मी ओ अम्मा, दोष लागी माथावा। कोख में ही खाक भैनी, कोख में ही खाक भैनी, भइल सपना दफनवा, भैया आगे वंश बढ़ाव, तू हीरा हो ललनवा। दुर्गा भवानी काली, दुर्गा भवानी काली, माई छोड़ अब पुजानावा, डोंट किल मी ओ अम्मा, दोष लागी माथावा। लास्ट लाइन है। कातिल समाज बाई, कातिल समाज बाई, माने ना कहनवा, बेटी बेटा एक समान, दाता के विधानवा। सोरा आना साच बाई, सोरा आना साच बाई, हमरो कथानवा, डोंट किल मी ओ अम्मा, दोष लागी माथावा। सर अभी आपने जो संगीत सुनाया हमें, जो कि भ्रूण हत्या पे है, तो इस तरीके का क्या कंडीशनल चीज़ें लिखी जाती हैं या फिर कुछ ऐसी परंपरागत चीज़ें हैं जो वो लिखी जाती है इस संगीत में? क्या ख़ास एक टॉपिक होता है लिखने का? देखिए संगीत एक ऐसा चीज़ है जिसका कि लगाव जो है ना वो हृदय से होता है, और आपको अगर एक लिरिसिस्ट है, अगर लिखने वाला, तो जो भी चीज़ उसको अच्छा लगे वो उस पर लिखे। अच्छा लगे कहने का मतलब कि जिस पे कि उसके अंदर की भावनाएं वो उस कलम से अपना उतार पाए। तो जिस ढंग से जो जितना अच्छे से उतार पाएगा वो उतना ही अच्छा लिरिसिस्ट या सिंगर उस ढंग से माना जाएगा। और ये हर चीज़ में है, ये किसी भी प्रोफेशन का है कि आपको तन बोला ही जाता है तन मन ढंग से काम करो किसी भी चीज़ को। तो वही है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको लगे, जो आपको टच कर रहा हो, जो आपको झकझोर रहा हो, जो इशूज़ है, ख़ासतौर से देखिए संगीत एक ऐसा चीज़ है कि ये सिर्फ इंटरटेनमेंट का ही माध्यम नहीं है। इससे आप अवेयरनेस भी क्रिएट कर सकते हैं, इससे आप लोगों को जागरूकता भी फैला सकते हैं, प्लस एक मैसेज जो है सोसाइटी का जो एक होना चाहिए वो भी दे सकते हैं। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। संगीत एक ऐसा चीज़ है जिससे कि आपको जो आपको लगे, जो रेलिवेंट है, जो आपको लगे कि बड़ा कंटेम्परेरी है, कुछ जो चीज़ इस पे कुछ होना चाहिए, समथिंग इज़ मिसिंग, लिखिए आप, बड़ा अच्छा उसका ये होता है। जी, जैसा कि प्रमोद जी आपने बताया कि आप लिखते हैं और हर वो विषय, हर वो मुद्दा जो आपको छूता है, आपके दिल के करीब होता है, आप उस मुद्दे पर लिखते हैं। क्योंकि लिखना एक अलग बात है, लेकिन जब हम बात करें इसे एक्सप्लोर करने की, इसे लोगों के बीच में लाने की, तो इसके लिए आपके द्वारा क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? क्योंकि जब आप संगीत लिखते हैं तो कोशिश ये भी होती होगी कि इसे लोग जान पाएं, क्योंकि ये हमारी संस्कृति से जुड़ा है, हमारी सभ्यता से जुड़ा है। तो इसके लिए आपके क्या कुछ प्रयास हो रहे हैं? देखिए इस मामले में मतलब मेरे साथ जो अभी तक रहा, बड़ा उसका मैं उसको पॉजिटिवली देखता हूँ, और उसका रिजल्ट भी मुझे
मैं जो सोच कर लिखता हूँ या जो एक मेरा मोटिव होता है कि भाई मेरी बातें पहुँचे, मैं जो बोलना चाहूँ वो मतलब जिस क्वार्टर के लिए, जिस पर्टिकुलर एक सेक्शन के लिए मैं बोल रहा हूँ वहाँ तक वो चीज़ें पहुँचे तो अच्छा लगता है। और मैंने अभी तक देखा कि बड़ा उसका पॉजिटिव आउटकम रहा। जैसे मैंने एक गाना लिखा था आपको इसमें झारखंड के ऊपर, और वो बेसिकली एक था ट्राइबल, वो जो कल्चर है, ट्राइबल कल्चर तो हम लोग के बिहार में भी है कुछ कुछ पर्टिकुलर सेक्शन में, तो उन लोगों पे मैंने लिखा था, उन लड़कियों पे लिखा था, उनका जो एक स्पोर्टिंग ट्रेडिशन है, जो खेल की भावना होती है, उस पे मैंने लिखा था। और बड़ा उसका एप्रिसिएशन अच्छा, मतलब सब लोगों ने उसको पसंद किया और मुझे भी बड़ा सेटिस्फैक्शन हुआ। तो उसको मैंने थोड़ा सा लिखा था बेसिकली फ्रीडम स्ट्रगल से कनेक्ट करते हुए कि विक्टोरिया के नाच नचौलस माटी बिरसा मुंडा के। बिरसा मुंडा तो हमारे बिहार से भी उतने ही उनका ये रहा, कनेक्ट रहा। तो वही मैंने गाना लिखा था कि उसमें पूरा मतलब आप एक सीरियसनेस भी है, एक आपको इन्फॉर्मेशन भी है, मैसेज भी है और इंटरटेनमेंट भी है। तो उसका अगर मैं एक दो लाइन आप लोग को सुनाना चाहूँ तो ये है कि अरे रंग न बदलल, रूप न बदलल, अरे ना बदलल पुरवैया, देख झूमर पे ताता थैया, बोले झुमरी तिलैया। अरे रंग न बदलल, रूप न बदलल, हो रंग न बदलल, रूप न बदलल, ना बदलल पुरवैया, देख झूमर पे ताता थैया, बोले झुमरी तिलैया। कथा सुनाई माई सुगना के, गीत गवाई टुसुआ के, टुसुआ फेस्टिवल है। कथा सुनाई माई सुगना के, गीत गवाई टुसुआ के, विक्टोरिया के नाच नचौलस, हो विक्टोरिया के नाच नचौलस, माटी बिरसा मुंडा के, देख झूमर पे ताता थैया, बोले झुमरी तिलैया। आगे का एक लाइन सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। 825409 कॉल हैज कम फ्रॉम हॉटलाइन, लिसन केयरफुली, 825409 कॉल हैज कम फ्रॉम हॉटलाइन। अरे चिट्ठिया पहुँचल होरिल और छठू राम भदानी के, भइल हालाबा सिलोन में, हो भइल हालाबा सिलोन में, चाचा अमीन सयानी के, इंडिया ऑन द वर्ल्ड कप धोनी के सरदारी में, इंडिया ऑन द वर्ल्ड कप धोनी के सरदारी। ये गाना था मेरा। सर आपने बहुत सारे लिखे हैं, चटनी संगीत के बारे में लिखा भी है, आपने गाना लिखा है, आप और कुछ अगर सुनाना चाहते तो प्लीज़ हमें सुनिए। देखिए एक गाना मैंने जिसको कि मैं ताना बाना बोलता हूँ, वो अभी मैंने लिखा है कि कैसे गांव जो है अब ऑलमोस्ट शहर हो चुका है, वहाँ हर चीज़ें बदल गई हैं और मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि आप मेजॉरिटी जो विलेज है उसमें लगेगा नहीं कि आप गांव में रह रहे हैं। तो उसमें मैंने लिखा है दिस, और बेसिकली है क्या कि गांव में आजकल थोड़ा थोड़ा जो टूटा फूटा जो अंग्रेजी भी लोग मतलब बोलते हैं, खैर पहले से भी बोलते आ रहे हैं बट आजकल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है। तो जैसे किसी से पूछे कि भाई बच्चे क्या कर रहे हैं, कोई गांव के लोगों से, अरे दिस दैट हेन तेन यही सब कर रहा है, सब इस टाइप से बोलते हैं। तो वो एक उसमें मैंने गाना लिखा है, ताना बाना है, दिस दैट हेन तेन गांव पास भइल शहर बा फेल, दिस दैट हेन तेन गांव पास भइल शहर बा फेल, गांव कहाँ अब गांव रहल बा, एवरीथिंग हैज चेंज्ड। आगे सुनिए। पिज्जा बर्गर मोमोज जींस, पिज्जा बर्गर मोमोज जींस, छू मंतर भइल सरसों तेल, छेदी लाल भय माइकल होल, वो भी नाम अब बदलने लगे हैं बहुत लोग, छेदी लाल भय माइकल होल, ऑनलाइन डिलीवरी के हल्ला बोल, चाचा चाची भय अंकल आंटी, हबी कहले मोर सैया मोर, दिस दैट हेन तेन गांव पास भइल शहर बा फेल, सोहर बिरहा कजरी कैसन, डीजे बेली डांस दनादन, भइल निमोछा मोर मुँह झौसा, हिप्पी कट के हल्ला बोल, दिस दैट हेन तेन गांव पास भइल शहर बा फेल, ओका बोका तीन तड़ोका, ना दौरा दौरी लेके लोटा, उफ आउच सॉरी वेट, ऑर्डर होला एनिवर्सरी केक,
दिस दैट हेन टेन गांव पास भइल शहर बा फेल। ये कैसे गांव बदल रहा है। जी, एक तरीके से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक ठीक है, आपने एक गीत लिखा, एक अपनी सोच को दे एक गीत का रूप दिया, लेकिन एक तंज भी है किस तरीके से जो लोग बदल रहे हैं, उनकी मानसिकता एकदम बदल पुरानी रही है। चीजों को छोड़ के वो नई चीज़ों की नई और चीज़ों जो को अपना रहे हैं, लेकिन नई चीज़ों को अपनाएं भी तो पूरी तरीके से अपनाएं, क्योंकि जब आप उस बीच भंवर में फंस जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो आप फंसा हुआ महसूस एकदम। करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जब आप नई चीज़ों को सीख रहे हैं तो उससे अपने में पूरी तरीके से आत्मसात करिए। जैसा कि हम चटनी संगीत की बात कर रहे हैं, यदि हम बात करें प्रमोद जी, आपने बताया कि भारतीय सिनेमा पर इसका असर है। यदि विदेशों की बात करें तो वहाँ भी भारतीय सिनेमा का बहुत बड़ा असर है, बहुत व्यापक असर है। यदि हम अपने लोक संगीत की बात करें, जब हम बात करते हैं अपने सोहर की, अपने झूमर की, विदेसिया की बात करते हैं, यदि हम कजरी की बात करें, यदि हम बारहमासा की बात करें, जो हमारे लोक संगीत का एक अहम हिस्सा है, तो क्या इसका असर चटनी संगीत पर दिखता है? देखिए, इसका असर चटनी संगीत पे क्या, मतलब आप ये समझिए कि स्थिति ये है कि अगर मैं आपको बताऊं तो मतलब वैसे इस चीज़ का कोई उस ढंग से जिक्र करने वाली बात नहीं है, बट ये फैक्ट है कि आज अगर आप यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स का जो डिक्लेरेशन है, अगर आप उसको देखेंगे तो वो भी भोजपुरी में है, जो करीब काफ़ी सारे लैंग्वेजेस में है, तो हिंदी के साथ साथ भोजपुरी में भी है वो। एंड नॉट बिकॉज ऑफ इंडिया, वो है किसी और कंट्री के कारण भोजपुरी में। तो कहने का मेरा ये है कि बाहर के सिनेमा में या यहाँ के इस पे उसका असर तो है, और हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग को लगता है कि हर तरफ से कुछ और एफर्ट हो, जिससे कि थोड़ा सा जो भोजपुरी हमको लगता है कि वर्ल्ड वाइड अगर सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला ये लैंग्वेज होगा इंडिया का, तो वो एक है जो कि लगभग 35 से 40 करोड़ के पॉपुलेशन में बोला जाता है। जी, हम लोग बहुत कुछ जान पाए प्रमोद जी आपसे, बहुत कुछ सुन पाए हैं। हमारे दर्शक भी मुझे लग रहा है कि सुन रहे होंगे, आनंद ले रहे होंगे। चलते चलते कुछ और यदि अपने गीत सुनाना चाहें हमारे दर्शकों के लिए तो ज़रूर सुनाएं। जैसा कि अभी आपने बोला कि कैसे किस ढंग से उसका इफेक्ट हो रहा है, एडवर्स बोलिए चाहे जैसे बोलिए, तो मैंने गाना, मेरा जो शुरू का गाना था उसमें मैं एक लाइन उसमें है, बड़ा मतलब आपको लगेगा अच्छा, पूरा समराइज कर रहा है आपको भोजपुरी की का स्टेटस, मतलब स्थिति को। रखलस लाज विदेसिया बबुआ और 63 के पियरी, 1963 में रिलीज हुआ पियर या विदेसिया उनका। रखलस लाज विदेसिया बबुआ और 63 के पियरी, भइल हालाबा गूगल बाबा पे, कैथी लुट गई छा गई बदरी। आज कैथी स्क्रिप्ट लगभग विलुप्त हो रहा है, अब जाके कुछ इस मतलब इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट हो। तो उसमें मैं ये बोल रहा हूँ कि कैसे एक भोजपुरी माँ जो है अपने बोल रही हैं अपने साधकों को कि आप लोग मतलब पुरानी चीज़ों को, उस चीज़ का जो मतलब जो कल्चरल जो हेरिटेज है, जो पुरानी हमारे संस्कार हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं, उसको आप लोग संजो के रखो, और साथ साथ तब उसमें कुछ मॉडिफाई करो तो ठीक है, लेकिन उसको विलुप्त मत होने दो। चीज़ों को उस स्टेज पे मत लाओ कि उसके लिए सर्वाइवल के लिए मतलब फिर से नया एक हम लोग को एफर्ट लगाना पड़े। जी, आपने बहुत कुछ बताया, क्योंकि जब आपने बातें की संगीत के विषय में, चटनी संगीत के विषय में, तो हमारे दर्शक जान पाए विदेशों के बारे में भी, और साथ ही किस तरीके से एक फ्यूज़न करके आप संगीत को एक नई दिशा दे सकते हैं, नया रूप दे सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी पहल आपके द्वारा हो रही है। और ऐसा कहते भी है ना दोस्तों कि देश में जहान में करेला मन के चोरी, आ सबसे नीक लागे भैया आपन भोजपुरी। तो भोजपुरी में ये जो मिठास है, आपने जिस तरीके से बताया है, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और हमारे दर्शकों से इतनी अहम चर्चाएं की। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप देख रहे थे ये विशेष बातचीत जो हम कर रहे थे प्रमोद जी से। कैसी लगी आपको हमारी आज की ये बातचीत, और कैसा लगता है कार्यक्रम बिहार बिहार? इस कार्यक्रम के विषय में आप अपनी राय देना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया भेजना चाहते हैं तो ज़रूर लिख दीजिए। नोट कीजिए हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रिजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है डायरेक्टर DD-के-patna@gmail.com।